नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन यह लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच नहीं है। यह असली लड़ाई है एनडीए के भीतर। और सच कहें तो यह भारतीय जनता पार्टी और उसके ही जन्मदाता संगठन आरएसएस के बीच की लड़ाई है। आपने देखा होगा, जब परिवार के भीतर मनमुटाव होता है तो बाहर वालों को दिखता नहीं, लेकिन जब वही मनमुटाव घर से बाहर आ जाए तो बात साफ हो जाती है। बीजेपी और आरएसएस की यह अदावत अब खुले मंच पर आ गई है। लाख समझाने, लाख मनाने के बावजूद भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो आरएसएस ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। यह दांव सिर्फ 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। खबर तो यह है कि अगर नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर तक इस्तीफा नहीं दिया तो आरएसएस ऐसा कदम उठा सकती है जिससे भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल जाए। इसी बीच अमित शाह बेचैन नजर आ रहे हैं। बेचैनी भी क्यों न हो, दिल्ली के सियासी गलियारों यानी इंद्रप्रस्थ में अचानक हलचल बढ़ गई है। सारा घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि मानो सत्ता की गाड़ी के ब्रेक ही जवाब दे गए हों। अब जरा सोचिए, बीजेपी जिसके पास 240 सांसद हैं, वह उन्हीं सांसदों के बीच फंस गई है। सत्ता में रहकर सत्ता से ही डरने की नौबत आ गई है और इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन गया है उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, जहां दांव सिर्फ एक पद का नहीं बल्कि अमित शाह की पूरी साख का लग चुका है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले एक छोटा सा लोकतांत्रिक अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि सच्चाई सिर्फ आपके कमरे में कैद न रहे बल्कि दोस्तों और परिवार तक भी पहुंचे। और हां, कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब को कोई टेंशन नहीं है, लेकिन असली टेंशन कहीं और है। टेंशन यह है कि उनका सबसे करीबी अमित शाह चाहे जैसे भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये सब जानते हैं, मगर अब ये भी सब समझ रहे हैं कि आरएसएस मानने को तैयार नहीं है। सोचिए, 2014 से लगातार प्रधानमंत्री बने हुए हैं, इतने बरस हो गए सत्ता में, और अभी हाल ही में गए थे आरएसएस के दफ्तर, वो भी तब जब पिछले साल उन्हें एक बड़ा झटका लगा। अब बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष की। नाम है जेपी नड्डा, लेकिन मैं तो कहता हूं मोहरा। हां, मोहरा, क्योंकि जब आप इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मोहरा कह सकते हैं और कह सकते हैं कि सरकार सोनिया गांधी चलाती थी, तो जेपी नड्डा को क्या कहेंगे? अध्यक्ष हैं, लेकिन बिना मोदी और शाह की इजाजत के कोई फैसला ले सकते हैं क्या? याद कीजिए, लोकसभा चुनावों के दौरान नड्डा ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अटल आडवाणी के समय बीजेपी को आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, मगर मोदी के समय नहीं पड़ती। उस समय मैंने भी कहा था, नड्डा जी, जरूरत नहीं है इन बातों में उलझने की, बस अपना अपना काम कीजिए। विपक्ष वाले विपक्ष करें, बीजेपी वाले अपना खेल खेलें, लेकिन आरएसएस से बैर मत लीजिए। अब हालात देखिए। वही नड्डा आज सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया। 240 सीटें आईं और पूरा गणित गड़बड़ा गया। यह किसे अच्छी लगती है? किसी को नहीं। और अगर राजनीति में ही कोई नेता बेरोजगार हो जाए तो तकलीफ तो उन्हें भी होगी। यही हाल नड्डा का है। अब वही खेल सामने आ रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है। गुप्त रूप से बीजेपी के, खासकर मोदी शाह गुट के नेता नड्डा को लेकर बैठकें कर रहे थे। खबर बाहर आ गई। आरएसएस ने कहा, अच्छा गुप्त बैठकें कर रहे हो तो आओ खुलकर बैठते हैं, और ऐलान कर दिया कि इस बार सीक्रेट मीटिंग नहीं होगी। 9 सितंबर से पहले एक बड़ी बैठक होगी। उसमें कौन होगा? आरएसएस गुट के सारे बीजेपी सांसद। और वहीं यह साफ कर दिया जाएगा, अगर मोदी ये सोचते हैं कि सरकार भी वही चलाएंगे, संगठन भी और पार्टी भी, तो यह अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मोदी को जाना होगा। अमित शाह अगर कैबिनेट मंत्री बने रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का सपना, उसे छोड़ दीजिए। जोधपुर की बैठक क्यों अहम है? क्योंकि वहीं तय होगा 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट, मतलब मोदी और नड्डा दोनों की कुर्सी जाना तय। अमित शाह अपनी स्थिति समझ लें, गुरु मानिए, दोस्त मानिए या कुछ और। हकीकत यह है कि उनकी हालत वही होगी जैसी नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की है। बैठे रहिए, लेकिन बिना ताकत के। देखते जाइएगा, 1 अक्टूबर के बाद शाह के तेवर बदल जाएंगे। वो नैतिकता की बात करेंगे, वो उसूलों की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, आरएसएस भी देख रहा है। उन्हें भी लग रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी ने पार्टी को तो नुकसान पहुंचाया ही है, आरएसएस के एजेंडे की भी मिट्टी पलीत कर दी है। याद कीजिए अटल आडवाणी का समय, वो दौर अलग था। न विपक्ष की आवाज इस तरह कुचली गई थी, न संवैधानिक संस्थाओं की साख इस तरह दांव पर लगाई गई थी। जो अब हो रहा है वही आरएसएस को नागवार गुजर रहा है। उस दौर में अटल आडवाणी के समय विपक्ष की हालत ऐसी कभी नहीं की गई थी जैसी आज हो रही है। आवाजें कुचली नहीं जाती थी,
न ही किसी प्रवक्ता को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता था। लेकिन मोदी शाह के दौर में क्या होता है? राहुल गांधी के खिलाफ स्टे हटाओ और देखो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी मिल गई। चुनाव आयुक्त ऐसे चुने जाते हैं जैसे मोहल्ले की समिति बना रहे हों। संवैधानिक संस्थाओं की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं उसका हिसाब देना ही होगा, और यह बात आरएसएस भी देख रहा है। दरअसल आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, बीजेपी उनकी संस्था है। लेकिन जब वही संस्था ऐसे लोगों के हाथ चली गई जिनकी वजह से आरएसएस की भी फजीहत होने लगी, तब मामला बदल गया। आरएसएस का एजेंडा हमेशा गुप्त रूप से चलता रहा, लेकिन मोदी शाह ने तो उस एजेंडे का भी बंटाधार कर दिया। अब कोई मतलब ही नहीं रहा आरएसएस से। देखिए अब मीडिया का हाल। आज तक कह रहा है बीजेपी को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, जोधपुर बैठक में नाम तय होगा। लेकिन आप नोट कीजिए, ना 17 सितंबर की बात करेंगे, ना 75 साल वाली रिटायरमेंट का जिक्र करेंगे। क्यों? क्योंकि आज तक तो सबसे बड़ा चाटुकार चैनल बन चुका है, जहां एंकर बैठे ही इसीलिए हैं कि चरण चाट सके। दरअसल हो क्या रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, हर जगह बैठकें चल रही हैं। मोदी शाह गुट के लोग जुटे हैं। मुद्दा क्या है? अगर आरएसएस दबाव डाले तो दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला, मोदी को हटना होगा। दूसरा, मोदी रहेंगे तो शाह नहीं रहेंगे। यही चर्चा है। आरएसएस ने साफ कर दिया है, गुप्त बैठकों की खबर हमें है।